ये शुतुरमुर्ग का अंडा इधर रखना था। नहीं, ये उसके साथ है अजीज साहब, वो सेट के साथ है इसलिए उसको वहाँ पे रखा है। चलो ये भी रखो, स्यापा ही डाल दिया देखो इस बंदे ने मुझे। चलो आ जाओ यार, शो शुरू करें भाई। यार ये तो पहले डेकोरेशन तो रख लेने दो। शो का टाइम हो गया, शुरू करें यार। तो किसने कहा हर दूसरे दिन तुम मकान चेंज करना शुरू कर देते हो? 4 पैसे इकट्ठे करके अपना मकान क्यों नहीं खरीदते? ये देखो फिर उधर रख गई है। ये ऐसे ही अजीज साहब, ये दोनों एक जगह पे नहीं रखने। नहीं ये ऐसे ही अजीज साहब, ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे इंसान जहाँ भी हो वो लड़ पड़ते हैं। ये इस तरह स्टाइल है। चलो मगज कपाई करो, आओ बैठो प्लीज। मेरा मेज था साइड पे, वो भी नहीं रहा। मैं कहाँ पे अपना चाय वाला कोफ रखूंगा अगर मुझे नसीब हो गई चाय? रख देंगे तो बैठो, बैठ के करो जो बात करनी है। मैं सारा सेट बताती हूँ। ये लो, ये देखो ये रहा, वो मेरा गैलस भी गायब हो गया। एक गैलस गायब हो गया, एक तरफ का गैलस नहीं। ये लो ये पीछे था। कहाँ पीछे बैक बाइटिंग करते फिरते हो? हद हो गई है वैसे। घर जाके भी घर के काम करो और यहाँ आके भी घर के ही काम करो। नाज़रीन शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और नए सेट पर पुराना अजीजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये इसने मुझे बिस्त करने के लिए कहा पुराना अजीजी, हालांकि आप जानते हैं कि जापानी गड्डी और अजीजी रिकंडीशन ही आते हैं, नवे नहीं आते। और जो पुरानी चीज होती है वो उसे कहते हैं कि नवा 9 दिन ते पुराना 100 दिन। और दूसरा बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अजीजी और चावल जितने पुराने हो ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा यार, लाउंज भी नया है और अजीजी भी नया है। अब खुश हो? लाउंज तो मुझे लग रहा है, पता चल रहा है नया है, इसलिए पहले पिछली लोकेशन पे मेरे सामने से कुछ मेज उठवाया था, इस दफा सेटों से भी उठवा दिया है। तो तुमने मेज क्या करना है? यार मैं ये ऐनक उतार के कहाँ रखूंगा मुझे बताओ? सोफे पे रख लो। बहुत अच्छे, मैं ऐनक इधर रख दूं, ऊपर आके को बैठ जाए तो मेरी आंखें तो मिदी गई ना। यार अब क्या हाल है? देखो मैंने तुम्हें सोफे पे बिठाया है, खुद मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। ये भी तुम्हारी चालाकी है। क्या? खुद तुमने कुर्सी मली है और मुझे सोफे पे फेंक दिया है। सोफा दिया है, शुक्र करो यार। सोफे की क्या अहमियत है? सही अहमियत तो कुर्सी की होती है। कितने कितने बड़े लीडर देखो कुर्सी के लिए किस कदर खजल हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, इसे कोई नहीं छीन सकता। आज तक किसी ने कहा कि मेरा सोफा बहुत मजबूत है, हालांकि वाकई सोफा मजबूत होता है, मगर कुर्सी की एक अपनी वैल्यू है यार अब लाउंज की जान छोड़ दो भाई, शो शुरू करें यार। अजीजा, बल्कि आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो दुआ करनी चाहिए कि नया सेट हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। मगर आप ये भी कह सकती हैं कि जी साहब आप बच्चे हैं, आप दुआ करें, अल्लाह ताला बच्चों की ज्यादा सुनता है। अजीज साहब सबसे पहले आज का एजेंडा सुन लें 2 मिनट। यानी आप फिर एजेंडा सुनाया करेंगी? जी अजीजी साहब, और आज से हर शो के शुरू में एजेंडा जरूर अनाउंस करूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़े व्यूअर्स कहते थे कि जी साहब शुरू में प्रोग्राम का मेन्यू तो बताया करें कि क्या रेसिपी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, आज की नशिस्त में होगी पीर साहब पगारा की शख्सियत पर गुफ्तगू, बदहाल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक फिल्म डायरेक्टर का इंटरव्यू, ओह इंटरेस्टिंग, अदब के हवाले से बैतबाजी का एक नया सेगमेंट, लेकिन उससे पहले आप करेंगे खबरों पर तबसरा। जी पहले तबसरा कर देते हैं। मैं कौन सा ईंटों की ट्राली उतार के आया हूँ जो थकावट हुई हुई है। इटली के एक वजीर ने होटल में मुफ्त कयाम का इल्जाम लगने पर इस्तीफा दे दिया। ले भाई जुनैद, ये मुझे नया स्यापा डाल दिया। पहले इधर जुनैद लगा हुआ था, अब उधर लगा दिया और उधर अल्लाह लोग लगा दिए। मुझे ऐसे लग रहा है मैं राइट हैंड गड्डी से उतर के तो लेफ्ट हैंड पे बैठ गया। और मेरी तकदीर देखो, सदा से मुझे दरमियान में अजीजी बैठा हुआ मिलता है, पहले भी, आज भी, बाद में भी। तो तुम्हारे तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अजीजा, इटली के वजीर की बात तो करें। उसकी क्या बात करूं मैं? क्या करूं? इस्तीफा दे दिया तो। यार ये होती है जमहूरी रवायात। जी ये जमहूरी रवायात, ये तो यूरोप वाले वैसे ही पागल हो गए हुए। हर वजीर पता नहीं इस्तीफा जेब में डाल के सारा दिन फिरता रहता है, छोटी छोटी बातों पे इस्तीफा निकाल के दे देते हैं। यार यही जमहूरियत होती है। यार ये कौन सी जमहूरियत है? इतने पैसे लगा के बंदा इसलिए वजीर होता है कि छोटी सी बात पे इस्तीफा देते हैं। वहाँ पैसे लगा के वजीर नहीं ना बनते, ये हमारे यहाँ ही बनते हैं पैसे लगा के वजीर। हमारे वजीर इस तरह की मलमूली बातों पे इस्तीफा भी तो नहीं ना देते। 10 मुफ्त कयाम होटल में किया, इल्जाम लगा तो इस्तीफा दे दिया। इधर तो वजीर इसलिए इस्तीफा दे दे कि मैं
पैसे दे के ठहरो इधर यार। अगर वजीर को वजारत में से ये भी ना बचे तो क्या फायदा इस कारोबार का। ये इस तरह की बेवकूफों वाली हरकतें ये यूरोप के लोग ही करते हैं। दसो रेल गड्डी का एक्सीडेंट हो जाए तो इस्तीफा दे देते हैं। हमारे अक्लमंद वजीर कहते हैं एक्सीडेंट हो गया तो मैं आगे करूं, रेल गड्डी मैं चला रहा हूं। बिल्कुल सही। यहाँ के वजीर क्या वजीरों के नौकर नहीं मान होते। कसाई अगर गोश्त के पैसे मांग ले तो नौकर आगे से पूछता है मुझे लगता है कि तुम खबरें नहीं सुनते। और अगर खबरें सुनते हो तो फिर मेरा ख्याल है तुम्हें ये नहीं पता कि आजकल वजीर कौन कौन है। और अगर तुम्हें ये भी पता है कि वजीर कौन कौन है तो फिर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किस वजीर का नौकर हूँ। अगर तुम्हें ये भी पता है कि मैं किस वजीर का नौकर हूँ तो दे दो 1.5 किलो पुट, नहीं तो तुम्हारा फटा यहाँ से जाएगा। उठ। हाय 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 हाय। क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वजीर का नौकर हूँ, मैंने 1/2 किलो पुट मुफ्त लेके जानी। और भाई जे खाना गोश्त खरीद के तो वजीर वापस जावे मरीद के। ये करते तुम क्या फिर रहे हो? इधर आके बैठो यार। यार इतना बड़ा मकान खरीदा तो चलने फिरने भी दो मुझे। ये इसलिए खरीदा है? तो और क्या, इधर भैंसें चरानी है। अच्छा, ये भैंसें ही चल रही है ना। बैठो आराम से। अच्छा, अखबार में सिर्फ खबरें नहीं होती, तस्वीरें भी होती हैं, उन पर तबसरा करना भी हमारे फ्राइज में शामिल है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, फर्ज पूरा कराओ मेरे से। अच्छा अजीज साहब, बड़ी मजेदार तस्वीर है। ट्रैफिक वार्डन पुलिस वाले का चालान कर रहे हैं। अच्छा जी। ये ले अजीज साहब, देखिए। हाय हाय हाय, वो देखो ये ना 2 वार्डन रल के असली पुलिस का चलान कर रहे हैं। और उसके बावजूद वो कल्ले बंदे की इतनी दहशत है कि वार्डन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और वो कह रहा है कि जा पाई तेरी खैर हो, ना हमारे पास पस्तौल है ना चेतर है, और ना ही हमें 4 साल में पता चला है कि मुकमका कैसे करते हैं। जा तेरी खैर हो जा। आगे से पुलिस वाला कह रहा है सब बातों का तो ये पता है, तो फिर रोका किस लिए तुमने? रोका हजूर इसलिए कि आपने इशारा तोड़ा है। और ये तो इशारा तोड़ा है, तुम्हें नहीं पता, मैं तो लता तोड़ देना। कभी थाने आते ही नहीं पता लगे। मैं उथे क्षेत्र इंचार्ज है, क्षेत्र इंचार्ज। अल्लाह दिता मेरा नाम है, पूछे जी कोलो की दहशत है मेरी। आज जेड़ा तुम मुंह च सीटी रख के आवाज़ां कढदे हो ना, शुर शुर, ये मैं लतर मारा तो पूरे पिंडे चो निकलदी है आवाज़ां। तेनू ये नहीं पता कि मैं मेरे लतर नहीं मारदा, मैं बाद चो लक ते चढ़ के टापना भी आ। अगो मैनू एडा उर्दू बोल के दसन दिया कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। नजर टेस्ट कराओ कानून दी। मैंने सलाह कानून शनून तेरा एडा कानून है, मोटरसाइकिल ते भी कानून ही जान दे आ। कोई आमे ते बोर ही नहीं लगदी। तो सियाणे आंदे ने कानून नू कानून लड़े ते वैसे किनू चढ़े आ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। चल बहुत पीछे थाने ला दिया तेनू। लिबर्टी मार्केट में वाकई लाहौर का अहम तरीन शॉपिंग मॉल बगैर नोटिस के सील कर दिया गया। ये पता है क्या मामला हुआ है? क्या जी? लाहौर का जो मशहूर अल-फतेह स्टोर है, वहां के मालिक ने चंद दिन पहले तहरीके इंसाफ ज्वाइन करने का जुर्म किया है। ठीक है, नून लीग छोड़ के। वहां पर कोई ताजरों के दरमियान पार्किंग के मसले पर तनाज़ा चल रहा था। 7 ताजर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उन लीडर्स में वहां पर जो नून लीग लिबर्टी का प्रेसिडेंट है वो भी शामिल है। किसी और ताजर को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी की दुकान नहीं सील की गई, सिर्फ इस एक ताजर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसका स्टोर सील किया गया। तो इसका स्टोर सबसे बड़ा है ना, क्यों ना सील करें? अब 10-12 दुकानें कितने जाके सील करते फिर कानून उन दर खजल होता फिर। असी इस वास्ते एक वड्डी दुकान सील करती है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, बस ठीक है। मेरा मतलब अगर नून लीग की क़यादत या पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान की इंतकामी सियासी इंतकाम की नीयत ना भी हो, लोगों के ज़हनों में तो लामाला ये बात आएगी ना कि आपने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। इस तरह के इक़दामात से गुरेज करना चाहिए यार। नीयत क्यों नहीं भाई, नीयत क्यों नहीं? पहली गल तो ये नीयत क्यों नहीं? नीयत ही लाहौर तो सानू कोई छड़ के जावे असी बर्दाश्त कर लीजिए वाजिबा। ए आह चीमा सी इथे बड़ा कीमा बनाने वास्ते लाए, ऊपर से हम तख्ते लाहौर का ताना भी सुन और लाहौर में हमें कोई छोड़ के चला जाए। ओए होए होए, लाहौर ते नून लीग का कोई बंदा आती फिल्म छड़ के चला जाए, असी ओनू मारन लग पड़े।
میں نے کہا تھا نا اعلیٰ قیادت کی نیت نہ بھی ہو, اس طرح کے جو نمبر بنانے والے لوگ ہیں یہ مروا دیتے. بالکل صحیح. تو ایسے لوگ نون لیگ چھوڑتے کیوں ہیں جن کا لاہور میں سٹور ہوتا ہے؟ اچھا بس کرو یار یہ کپ نہ زور سے رکھا کرو, یہ اس کی آواز آتی ہے تو تم مجھے یار لگتے ہو. مجھے پھر یاد آ جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی ٹیبل ہی نہیں جس کے اوپر میں زور سے مگا رکھوں. سیٹ میں نے لگایا یار, ڈیزائنرز نے لگایا, ان سے پوچھو. وہ سارے افسر بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے اور تم ان کے ساتھ ملے ہوئے. ہر بات میں اس نے اعتراض. ارے عزیز صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ بس اچھا سیٹ آپ کو لگا دیا ہم لوگوں حارث نے. صاحب ہے اور شمائلہ صاحب ہے, انہوں نے سیٹ. اب جان نکل گئی ہے. تشریف رکھیں, بیٹھے جی تشریف رکھیں میڈم. وعلیکم سر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں جی, بہت اعلیٰ سیٹ لگایا. بتاؤ 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 کیا مسئلہ ہے؟ بڑا اچھا سیٹ لگا ہے, بس یہ ہے کہ نہ آپ اپنے آگے چائے رکھ سکتے ہیں نہ میں اپنے آگے چائے رکھ سکتا ہوں. آپ اپنی چائے پیچھے رکھ سکتے ہیں. پیچھے کیوں چائے رکھ لیں سر, میں کوئی چائے میں چرس ڈال کے پیتا ہوں. آپ کی چائے ذرا سیاسی ہوتی ہے. سیاسی چائے میں شیخ رشید کے کھوکھے سے چائے منگواتا ہوں. اچھا چلیں شمائلہ یہ بتائیے کہ اس پورے ڈیزائن کی لاؤنج کی تھیم کیا ہے, ہم تینوں کی انڈیویجول؟ بیسکلی اس میں ہم نے جو ہے وہ جنید صاحب سے میں شروع کرتی ہوں. جنید صاحب بڑی گہری باتیں کرتے ہیں اصل میں, تو وہ سوچتے ہوئے ہم نے بڑی ڈیپتھ دی ہے ان کے پیچھے نا, اس بات کو وہ ان کی. تو یہ گہری باتیں کرتے ہیں تو ان کے پیچھے پھر خون نکلوا دینا تاکہ یہ کرسی تھوڑی پیچھے کرتے تو یہ ڈیپتھ میں چلے جاتے. بد دعائیں ہیں تمہاری. توبہ توبہ. اللہ تمہیں زندگی دے, بندہ اسے بہانے نہ بھی لیتا ہے نا. اچھا اور عزیزی صاحب کے لیے؟ عزیزی صاحب کیونکہ ذرا بڑے گھریلو باتیں کرتے ہیں. گھریلو باتیں نہیں کرتے, ذرا کھل کے بات کریں کہ اپنے گھریلو مظالم بتاتے ہیں. وہی یار افسروں کے سامنے نہ مجھے بیعت کرو. تو اس لیے آپ نے عزیزی کے پیچھے گھر کا سین دیا ہے تاکہ اس کو ہر وقت احساس رہے کہ پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے اور سیڑھیوں سے کوئی اتر رہا بلکہ اتر رہی ہے. اچھا یہ ناجیہ کے پیچھے, نادیہ کیونکہ خاتون ہے, ان کے پیچھے بڑا اچھا سا فلاوری ایلیمنٹ اور کلرز وغیرہ ان کے پیچھے دیے تاکہ ان کی وہ رہے. اور یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ رہا جنوں کی محبت ہی لگا دی تاکہ ہر وقت مجھے لوڈ شیڈنگ کا احساس ہی پاگل کرتا رہے. ہائے ہائے ہائے, اس میں خوش نہیں ہونا. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت, آپ نے بہت اچھا لاؤنج بنایا. بڑی مہربانی. یہ رہا آپ اگر تھوڑا سا سوچیں کہ عیجی کے سامنے کوئی ایسا ٹیبل آ جائے کہ یار تم نے کیا رکھنا ہے بھائی, تم نے جو رکھنا ہے یہاں رکھ لو. یہ لو یار یہ کنک والے پڑولے ہیں, ان پہ رکھنے نہیں کچھ. اس میں 1.5 من کنک آ جاتی ہے, تم چائے میں آیا کر رہے ہو, اور اوپر سے دیکھو ظلم یہ ہے کہ یہ پڑولا کھلتا بھی نہیں ہے. اچھا یہ سیٹنگ ارینجمنٹ انہوں نے اس لیے کیا کہ آپ کا اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی تشریف کر سکے یہاں پہ. اچھا 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 جی جی جی. نہیں بہت اچھا ہے. اچھا میری بات سنیے, اچھا یہ میں وضاحت کر دوں کہ شو کا مہمان ہوگا, تم اپنے گاؤں سے مہمان نہ بلا لینا یہاں پہ. گاؤں کا بھی مہمان ہی ہوتا ہے. مطلب شو میں نا وہ گھر لے کے جانا اپنے گاؤں کے مہمان اپنے. تو اگر وہ شو کے ٹائم میں آ جائے تو وہ پھر ان کو باہر بٹھانا پیارے بھائی, باہر. اچھا جی باہر بٹھا لیں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. تھینک یو شمائلہ, تھینک یو. بہت شکریہ. ویسے یہ چائے والے ٹیبل کے بارے میں سوچیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کی زندگی کرے. بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو شمائلہ. تھینک یو جی, میڈم وہ چائے والا جی جی بالکل بالکل آپ تھینک یو جی. میڈم بے شک ایک کپ رکھنے والے بنا دیں. وہ آپ کے لیے پیچھے پورا کاؤنٹر بنا ہوا ہے, وہاں سے چائے بنا کے پی سکتے یہ ہیں. دیکھ لو, وہ میڈم نے کہہ دیا کہ وہ میرا ہے چائے والا کھوکھا. جی آپ کہہ دیا وہ کہہ کے گئی ہیں کہ یہ میرا. یار یہ نہ کرو, اب افسروں نے جب کہہ دیا تو ختم بات. تو مطلب آپ اب اس کاؤنٹر کے پیچھے جا کے بات کیا کریں گے؟ ہاں میں جا سکتا ہوں. پہلے میں گیا تھا تو اس نے مجھے ڈانٹا تھا. وہ میڈم نے کہا کہ یہ آپ کا ہے کاؤنٹر جو ہے. خبروں کی طرف واپس آ جائیں. ہاں جی واپس آئیں جناب. اچھا جی, کابل میں پہلی میوزک اکیڈمی کھل گئی ہے. ویسے کابل میں کون سی میوزک اکیڈمی کھل گئی ہے؟ بس کھل ادھر تو سارا دن وہ کرزئی کے فوجی بم اور بندوقیں اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. ادھر کون سا میوزک بننا ہے؟ پخدم مال روڑا پاکا سکا پیرو کاسا زمانہ پی کو روزو ٹھا پاکا راسا کیا قربان در یہ آج تو قربان یا میں قربان در پخدم
sakara pikora babara kara pakata pikora masakara papara kara बस करो। बाद में पता चले जी 3 म्यूजिशियन सुरों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए और म्यूजिक डायरेक्टर हस्पताल में बेचारा नवे गाने की तर्ज बना रहा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नहीं वैसे ये म्यूजिक एकेडमी में क्या पिस्तौल पर नहीं सिखाएंगे? यार पाजनैद, जब कोई हमारा को बड़ा आदमी को हमारी कौम का लीडर चला जाता है ना दुनिया से, फिर हमें पता चलता है कि हो ये इतना बड़ा आदमी था। ये देखो ना, उसी तरह ये पीर पगाड़ा साहब का इंतकाल हुआ है, उससे पहले हमें सिर्फ ये इनमें यही था कि ये बयान बड़े दिलचस्प देते हैं, जो इशारों कनायों में बातें करते हैं, इसमें मीनिंग्स कुछ और होते हैं, सियासी पेश गोइयां कर जाते हैं। हाँ, और वो भी हंसी मजाक में करते रहते थे, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते थे। या उनका ये जो घोड़ों की रेस है, इस हवाले से बड़े मशहूर थे। ये तो फौत हुए हैं तो पता चला ये मीडिया के ऊपर कि यार बड़े मुजाहिद आदमी थे वो तो। ऐसे वैसे मुजाहिद, जबरदस्त मुजाहिद आदमी थे। और वाकई तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि इन बड़े लोगों की जब ये चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, फिर इनके जो औसाफ हैं ये खुलकर हमारे सामने आते हैं। ये वैसे बहुत बड़ा अलमिया है, हमारा भी, हमारा माशरती अलमिया है कि इन लोगों, बड़े लोगों के चले जाने के बाद इनका क्यों पता चलता है। हाय 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 हाय, हजारों लोग उधर जनाजे पे मैंने वो देखा टीवी के ऊपर, किस तरह यार बेचारे नढाल हुए थे उनके जाने पे, इतने उनके चाहने वाले थे। पीर साहब पगारा जो है, मैं उनके तर्ज सियासत का कभी भी हामी नहीं रहा, और उनकी शख्सियत के खास तौर पे जो सियासी पहलू हैं उनसे इख्तलाफात की बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये जिस सिफ्त का तुम जिक्र कर रहे हो ना, ये जिहाद की मुजाहिद थे वो, ये सिर्फ पीर पगारा, ये जो जिनका इंतकाल हुआ है, पीर सिकंदर शाह या पीर मर्दान शाह उर्फ आम में जिनको कहा जाता था, इनका असल नाम पीर सिकंदर शाह था। और पीर पगारा तो जाहिर है कि जो भी गद्दी नशीन इस पे, यानी पगारा की गद्दी पर जो भी बैठता है उसको पीर पगारा कहा जाता है। तो ये सिर्फ इन्हीं तक ये जिहाद महदूद नहीं था, यानी 7 पीढ़ियां पहले जब पीर सिबगतुल्लाह राशिदी जो जद्दे अमजद थे, इस नहीं, पीर सिबगतुल्लाह राशिदी तो इनके बेटे का नाम है जो अब पीर बने हैं। नहीं, पीर सिबगतुल्लाह राशिदी ये तीसरे हैं इस सिलसिले के, तीसरा नाम पीर सिबगतुल्लाह है। पीर पगाड़ा के वालिद भी पीर सिबगतुल्लाह राशिदी थे, और इस खानदान के, इस सिलसिले के जो बानी हैं वो भी पीर सिबगतुल्लाह राशिदी थे, यानी 7 नस्लें पहले। कहा यह जाता है इस यानी सारे खानदान के बारे में ये कहा जाता है, जब इस खानदान की तकसीम हुई तो एक भाई के हिस्से में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी या दस्तार आई थी, और दूसरे भाई के हिस्से में हजूर का परचम आया था, जिसके बारे में आज तारीख खामोश है कि वो कहाँ गए और क्या उनका बना। लेकिन फिर ये सिलसिला जब चलता है तो जो पहले पीर सिबगतुल्लाह राशिदी थे, उन्होंने सैयद अहमद शहीद के साथ मिलकर सिखों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। और अब जिन पीर पगाड़ा का इंतकाल हुआ है, पीर सिकंदर शाह, इनके वालिद पीर सिबगतुल्लाह राशिदी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, और ऐसी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी कि बिल्कुल अंग्रेज की नाक में दम कर दिया था। बकायदा उन्होंने इनके खिलाफ एक हुर एक्ट बनाया था इनको सजाएं देने के लिए। अच्छा। और बिल आखिर 1943 में जाके इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, यानी इनके वालिद पीर सिबगतुल्लाह राशिदी को। और उसके बाद इन दोनों, यानी पीर साहब पगाड़ा को और इनके एक भाई को गिरफ्तार किया गया, पहले कराची में रखा गया, फिर इंग्लैंड ले जाया गया। ये तो फिर नवाबजादा लियाकत अली खान साहब जब इंग्लैंड के दौरे पे गए, फिर अपने साथ इन दोनों भाइयों को वापस लेके आए और इनकी गद्दी का सिलसिला बहाल किया था। वाह 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 वाह, देखो ना जरा, हम एंजॉय करते रहे हैं उनकी गुफ्तगू को, बातों को। ये उनका जो पहलू है औसाफ है जो, इनका तो पता ही नहीं है। और खानदानी मुजाहिद लोग हैं। और पीर पगारा की सियासत या तर्ज सियासत से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक जो उनकी शख्सियत का और पूरी तहरीक का वस्फ था, उससे कोई पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं कर सकता, और वो था पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के साथ उनकी अनडाउटेड किस्म की कमिटमेंट। वाह। यानी, और ये बिल्कुल बिला शक व शुबा ये बात कही जा सकती है कि सिंध में पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानियत के साथ पीर पगाड़ा से ज्यादा तवानो और मजबूत आवाज आज तक नहीं सुनाई दी गई। इससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ क्या कमिटमेंट हो सकती है कि मैंने सुना कि ये 65 और 71 की जंग में
हुर फोर्स ने बाकायदा पाकिस्तानी फौज के शाना बिशाना जंग लड़ी थी, और मैंने सुना है कि किशनगढ़ में कब्जा कर लिया था हुरों ने, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया था वहां पे। और ये सब कुछ हुर फोर्स ने उस वक्त किया था जब राजस्थान में हिंदुस्तान ने अपनी 2 डिवीजन फौज उतार दी थी और पाकिस्तानी फौज को अफरादी कुव्वत का बहुत संगीन मसला दरपेश था, और हुरों ने कमो बेश 65,000 की तादाद में अपने जवान पेश कर दिए थे। हाय 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 वाह, ये कितना बदनसीब है। मैं जब भी पगाड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी ना, मेरा ध्यान उनकी टेबल पे वो जो लाल रंग का तोता बैठा होता था उधर ही होता था। वो उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू था। यार मैं तो मीडिया के ऊपर देख देख के और अखबारों में पढ़ पढ़ के हैरान हो गया हूं कि बड़े शख्सियत हुई है पगाड़ा साहब, वाह 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 वाह। और पगाड़ा साहब जो बार बार तवातर के साथ एक बात कहते थे हमेशा कि मैं GHQ का आदमी हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं, वो ये बात इस्तारतन कहा करते थे। यानी यकीनन पगाड़ा साहब ने कभी भी किसी हुकूमत की मुखालफत नहीं की सिवाय भुट्टो साहब के। भुट्टो हुकूमत की उन्होंने डट कर मुखालफत की थी, लेकिन उसके अलावा वो हर हुकूमत के साथ बना के रखते थे। लेकिन जब वो ये कहते थे ना मैं GHQ का आदमी हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं, दरअसल वो यही कहते थे कि मैं सिंध में पाकिस्तान का आदमी हूं। ये नहीं कि खुदा न खास्ता सिंध में दीगर जो फोर्सेज है वो पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेज है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की मजबूत तरीन आवाज थे पगाड़ा साहब। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं कि मूछें और दाढ़ी उनकी ऐसी थी कि आए हाय हाय बब्बर शेर लगते थे पूरे यार। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब तैयार हो जाए बैतबाजी के लिए जो हमारा नया सेगमेंट है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जो बैतबाजी का नया सेगमेंट है इसका आगाज करें, इसके कुछ कवायद ज़वाबित है। अच्छा। वो मैं बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि मुझे इस बात का कभी खदशा है कि इस शख्स ने इस सेगमेंट का भी अपनी गैर संजीदगी की वजह से बेड़ा गर्क या सत्यानाश करके रख देना है। लेकिन ये बहुत सीरियस सेगमेंट होगा, अदबी सेगमेंट होगा, इसमें कोई गैर अदबी बातें नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस सेगमेंट में नाजिया जो है वो जज होगी। अच्छा ठीक है, उसका फैसला हतमी होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, और अगर इसको समझ ही ना आए कि फैसला करना क्या है या बात क्या हो रही है तो फिर मैं बताता हूँ। इसके लिए हमारे पास जो उर्दू अदब के जो मुसल्लिमा किस्म के माहिरीन है, मुसद्दका माहिरीन है, मुस्तनद माहिरीन है, उनकी एक लिस्ट है, उनके मोबाइल नंबर मौजूद है। ये नाजिया फौरी तौर पर उनसे बात करेगी और फैसला दे देगी, लेकिन वो फैसला हतमी होगा, चैलेंज नहीं होगा। नहीं, जाहिर है कि अगर मुस्तनद जो असातिज़ा कराम है उनकी बात तो मैं मानूंगा, मगर तुम दोनों के चक्कर में नहीं माऊंगा, मुझे पता है। देखो वो इस वक्त हम दोनों इकट्ठे नहीं है, वो जज है, पहली बात। ठीक है, चलो ठीक है, मैं जज के फैसले का एहतराम करता हूं क्योंकि मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूं। ये आखिरी बात कह के तुमने अच्छी भली बात का अपनी बात का बेड़ा गर्क कर दिया। ये देख लो, अब ये गैर संजीदा खुद हो अच्छा, गया। नहीं, चलो, चलो। अगर फिर मैंने उठ के यहाँ पे डांस शुरू कर दिया ना तो मुझे ना फिर कोई रोके। अच्छा चलो। अच्छा, इसमें लड़ना बिल्कुल नहीं वरना पॉइंट्स कटेंगे। अच्छा ये बताओ, पहला शेर तुम पढ़ोगे या मैं पढ़ूंगा? पढ़ लें जनाब, नो प्रॉब्लम। ऐसी कौन सी बात है, ये अदब के हवाले से नहीं किसी से डरते। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। ब्यूटीफुल। हाय 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 हाय, कभी कभी तो वो ऐसी रजाई देता है My word यार। कि पाँव ढांपू तो मोटा दिखाई देता है। ठीक है ना? उठा के लाख वो सैडों से बालों को डाले मगर वो पीछे से गंजा दिखाई देता। मैंने यही कहा था ना। और भाई ये कोई पैरोडी का सेगमेंट नहीं है भाई जी, ये पैरोडी नहीं हो और रही। क्या है ये असली देसी घी के शेर सुना रहा हूं आपको। भाई मेरे शेर का दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज था है। बिल्कुल। ये से शेर बोलना है तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी बैतबाजी जी। ये से जी ये से। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। वाह जी वाह। एक दफा मैंने पढ़ा था, इसने याद कर लिया। ये देखे मी लॉर्ड, बल्कि मी लॉर्डली, योर एक्सीलेंसी, देखे ये मैंने शेर सुनाया है और ये मुझ पर बोतान लगा रहा है कि ये मैंने सुनाया था इसलिए इसको याद रह गया। बैतबाजी में ये नहीं होता, जिसका शेर जहां से मिले उठ के सुना दो बड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, आपका आखिरी मिसरा क्या था शेर का? हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। आप पे भी सर ये से। जी जी। ये तीरगी तो बहरहाल छट ही जाएगी, नाराज आई हमें रोशनी तो क्या होगा। ब्यूटीफुल। अजीजी साहब, अलिफ गा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले,
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये तरह सदके जाऊं, फटे ही चुक दिया तुमने। चले सर अब नून। नून नहीं, नून गुन्ना। और नून गुन्ना से तो कोई लफ्ज ही शुरू नहीं होता, शेर के मिसरा कैसे शुरू कर यार दूं? किताबों में मिले, नून गुन्ना है। ओ भाई नून गुन्ना से तो कोई शेर शुरू नहीं होता यार, नून से शुरू होगा। नून से सिर्फ लीग शुरू होती है, नून लीग। नून गुन्ना से शेर बनाओ। तुम पहले मुझे नून गुन्ना से कोई लफ्ज बताओ, मैं शेर बता देता हूँ। नाज़रीन आपके सामने अय्यी इस वक्त जीत रहा है, ये जबरदस्ती जीत रहा है। मगर चूंकि अय्यी इंटरनेशनल शायर है इसलिए कोई बात नहीं। सुनाओ नून के साथ, मैं नून गुन्ना अगर आएगा तो सुनाऊंगा। मैं अब जानबूझ के दानिस्ता तौर पर नून गुन्ना लेके आता हूँ, मैं नून से सुना देता हूँ। चलो सुनाओ नून से। नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। सुनाओ। कहीं कहीं दीप जले, कहीं दिल। कहीं से नहीं हजूर, नून गुन्ना से। नून गुन्ना से सुना देता हूँ। ऊ आ आ आ ही हा हा, आ आ ई आ हा हा हा। गाने सुन के सालन सड़िया, हाय मैं मर गई था, मैं मर गई मैं मर गई शुरू कर दिया तुमने। शेर तो पूरा किया है। अजीज साहब फिर नून गुन्ना। नून गुन्ना नहीं, नून। नामुरादी की थकन से जिस्म पत्थर हो गया, अब सकत कैसी दिले वीरा जरा आहिस्ता चल। वाओ अजीज साहब लाम। लुडी है जमालो पा, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पा, लुडी है जमालो। बैतबाजी है, ये बैतबाजी है। नाज़रीन आपने ऐसा एंटरटेनर शायर पहली दफा देखा होगा। अजीज साहब आप शेर सुनाए, आप गाने सुनाने शुरू कर दिए। गाने भी शेरों के ही बनते हैं और क्या प्लास्टिक के बनते हैं। अच्छा चले आप गाना सुनाए, लेकिन गाने का शेर तो सुनाए शुरू वाला। ये शेर या लुडी हेज मालो पाओ, लुडी हेज मालो नहीं। लुडी हेज मालो पाओ, लुडी हेज मालो। मैं नहीं मानती, लेकिन चले पहली दफा बैतबाजी शुरू की है आज हमने, इसलिए आपको अलाउंस देते हैं। बहुत मेहरबानी मिलॉर्ड। लुडी है जमालो सर, आप वाव से सुना दें। क्या जबरदस्ती है, वाव से सुना दो। अब अलाउंस दिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। वाव से वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। वाओ अजीज साहब फिर ये जो 4 दिनों का साथ है, तुतुरु तुरु तुतुरु तुरु, इत्तेफाक की बात है, तुतुरु तुरु तुतुरु तुरु। क्या करूं इसको मैं? तुरु तुरु से शुरू करो। सर वाव से पढ़ देना। एमे बाव से तुरु से शुरू करो। जहां से मर्जी लाओ तुरु, मैं तुम्हें देखना तुरु तुरु के मारूंगा। इस बैतबाजी का तो मैं कोई फैसला नहीं सुना सकती। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाय हाय ये फैसले ही आगे पीछे करा दिया है। तुतुरु तुरु तुतुरु तुरु तुतुरु। नाज़रीन फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूहाली की वजूहात जानने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है एक फिल्म डायरेक्टर को। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाय वही चेहरा, वही आंखें, वही ठोड़ी, बिल्कुल वैसी नाक। मिल गया मुझे वो चेहरा, मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था, मिल गया मिल गया। भाईजान मुझे फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं है। नहीं नहीं मैं एक्टर नहीं ढूंढ रहा, हाँ? फाइनेंसर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि इस चेहरे का आदमी होगा जो चंद हजार रुपए लगाएगा तुम्हारी फिल्म पे। कितने हजार? भाई अभी 5,000 तो निकालो ना, स्टोरी मुकम्मल है। अच्छा। ये स्टोरी मैंने लिख ली हुई है। अच्छा। बस फाइनेंसर मिल जाए तो शुरू कर दूंगा। चंद हजार से तुम्हारी क्या मुराद है, कितने पैसे लगेंगे? भाई जी घबराए ना, सारी इंडस्ट्री अब दिहाड़ी पे काम करती है। अच्छा। हाँ रोजाना जितनी उजरत होगी वो चंद हजार ही बनेंगे, फिक्र ना किया। सर इनका नाम क्या है? इनका नाम है हीरा सुपरहिट साहब। अरे नाम तो मेरा हीरा है, वो तो सुपरहिट फिल्में इतनी दी हैं कि सारा स्टूडियो सुपरहिट कहना शुरू हो। अच्छा सुपरहिट फिल्में, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तो आपकी तमाम फिल्में डब्बा साबित हुई हैं। लो जी, अगर आपको फिर डब्बे का पता है तो इसका मतलब है कि आप पैसा नहीं लगाएंगे, इंटरव्यू ही कर लें फिर। अच्छा। आप ये फरमाएं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूहाली की सबसे बड़ी वजह क्या है? नहीं हाली की तो समझ आ रही है, पहले क्या कह रहे हैं? ज़बूहाली मतलब तबाही की, बर्बादी की, अच्छी फिल्में ना बनने की। बाबा नहीं, तो हाली भी मैं समझता हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ, दीवारें नहीं लिखता। ये जिस ज़बूहाली की आप बात कर रहे हैं ये सेंसर बोर्ड की ज़बूहाली है जी।
इंडियन फिल्म उधर से बन के आती है। अब जिस किस्म का वो कल्चर दिखाते हैं, फहाशी दिखाते हैं, हम चूंकि वो नई पिक्चराई करते तो हमारी फिर फिल्म जो है वो रह जाती है, तो इंडिया की फिल्म चल जाती है। अगर हम उसी ज़बूं हाली के तहत फिल्म बनाएं जो ज़बूं हाली नजर आती है इंडियन फिल्मों में, और कई कई फिल्में तो ऐसी होती हैं कि सारी ज़बूं जो है वो हाली होती है, तो वो फिल्म बना के जब हम लेके जाते हैं सेंसर बोर्ड के पास, तो उनको हमारी ज़बूं हाली नजर आ जाती है और इंडिया की ज़बूं हाली नजर नहीं आती। अब देखें ना, हम इतनी मेहनत के साथ अपने कल्चर के हिसाब से कम सरमाए में अच्छी फिल्म बना के भी लेके जाएं, और अगर फिल्म वाले डब्बे के ऊपर थबंटू ना पड़े हों तो वो सेंसर बोर्ड वाले हमें कहते हैं कि ज़बूं हाली हो जाओ यहाँ से, तो फिर हम ज़बूं हाली वापस आ जाते हैं। तो फिर आप अपना किचन कैसे चलाते हैं, अपना रिस्क कहाँ से कमाते हैं? बाई जी, हमारी तो हवाई रोजी है। फिल्में बंद हो गई तो फिर मैंने हवाइयाँ बनानी शुरू कर दी। हवाइयाँ? आज जिन्हें शुरली कहते हैं। अच्छा, वो फिर गवर्नमेंट ने आतिशबाजी पे भी पाबंदी लगा दी, तो चूंकि रोजी हमारी हवाई होती है, फिर मैंने पतंगे बनानी शुरू कर दी। और फिर बसंत पे भी पाबंदी लग गई। अच्छा। अब चूंकि है हमारी हवाई रोजी, अब मैं सोच रहा हूँ PIA में भर्ती हो जाऊं, क्योंकि वो भी सुना है बंद होने वाली। आपका मतलब है कि आप लोगों के पास टैलेंट है इंडिया के मुकाबले का? अब बाबियो, जितना टैलेंट इधर हमारे मुल्क में है, मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं है। ऐसी ऐसी हीरोइन, ऐसा ऐसा हीरो, ऐसा ऐसा डायरेक्टर मेरे समेत यहाँ पे मौजूद है। कई सुपरहिट फिल्में तो मैं दे चुका हूँ, उससे ज्यादा और क्या टैलेंट हो यहाँ पे। सुपरहिट पता नहीं कौन सी। अच्छा, आपकी कभी कोई फिल्म फ्लॉप भी हुई है? अजी सिर्फ एक फिल्म मेरी फ्लॉप हुई है जनाब, वो मेरी शादी की। क्योंकि हमारी हवाई रोजी होती है, पता नहीं होता किस वक्त घर जाना है और किस वक्त घर से निकलना है, इसलिए ये जो मेरी शादी वाली फिल्म है ना जी, ये तीसरे हफ्ते ही पिट गई थी। उसके बाद आज तक मैं रोजाना पिट रहा हूँ। अच्छा हीरा साहब, ये फरमाएं कि आप लोगों का हीरोइन सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? देखिए जी, पहले तो हमने पहले सेट के ऊपर कंडा लगाया होता था। अच्छा, तोड़ के सिलेक्ट करते थे। जो हीरोइन कंडे पे चढ़ के कंडा तोड़ देती थी, उसकी फिल्म खिड़की तोड़ होती थी। और अब जो प्रोड्यूसर कहे वो हीरोइन लेनी पड़ती है, क्योंकि पैसे उसने लगाने होते हैं, तो जाहिर है। लेकिन हीरा साहब, प्रोड्यूसर के कहने पर आप क्यों हीरोइन सिलेक्ट करते हैं? डायरेक्टर तो आप हैं। अब बाबियो, प्रोड्यूसर ने पैसा लगाना होता है, फिर जाहिर है जिसने इतना पैसा लगाना है, ज्यादा हक तो उसी का होता है ना। अब मैं अपना हक जताता फिरूं तो मुझे प्रोड्यूसर ही ना मिले, तो फिल्म मैंने क्या गारे मिट्टी की बनानी है? बाद में सिनेमे में आवाजें आ रही हो कि यार अगर थोड़ी तूड़ी होर पा लेंदा तो फिल्म चंगी सी। अच्छा हीरा साहब, प्रोड्यूसर खुद नहीं जिद करता कि मुझे हीरो ले ले? अजी जाहिर है, अगर प्रोड्यूसर कह दे तो फिर उसकी माननी तो पड़ती है ना जनाब। एक बंदा था 58 साल का, उसको मैंने कहा कि नहीं मलक साहब, आपको नहीं हीरो रखना जनाब, शान को हीरो रखना है। मुझे आगे से कहने लगा हीरे, फिर पैसे भी उससे जाके ले चल दौड़ जाए। और तो कई तरह डंडी पट्टी भी होते हैं बाबियों, फिर उनकी माननी पड़ती है। अच्छा। एक प्रोड्यूसर तो मुझे ऐसे टकरा है कि मुझे कहने लगा कि भाई जी हीरो मैंने आना है, और 3 कत्ल ऊपर से उसने किए हुए थे। मैंने डरते डरते उसे एक दफा कहा कि नहीं चौरी साहब, ऐसा नहीं होता। मुझे कहता है हीरे, चौथा कत्ल ना मेरे को करा ले। जाहिर है फिर मुझे माननी पड़ गई। अच्छा। अब जो वो कहे मैं मानता जाऊं, तगड़ा बंदा था, ऊपर से पैसा लगा रहा था, हमारी भी हवाई रोजी है, ज़बूं हाली जो है वो भी साथ साथ है। लो जनाब, मुझे कहता है 2 हीरोइनें रखो। स्टोरी जो है वो एक हीरोइन पिंड की है, एक शहर की है। लो जनाब, स्टोरी के मुताबिक एक हीरोइन का नाम पीनो था और दूसरी का नाम पारो था। अच्छा। लो जी, पहला सीन दोनों कट्ठी हीरोइनों के साथ ये कर बैठा मैंने करने। अच्छा। लो जी, जब दोनों हीरोइनें खड़ी थी, उसने आके कहना था पीनो ते पारो। लो जनाब, जब मैंने कहा एक्शन, कांपने लग गया बेचारा, टांगे उसकी बर्फ में लग गई। मुझे कहता है हीरे, 3 कत्ल किए हैं, मगर इतना डर नहीं लगा, ये कैमरे में से निकलता क्या है? मैंने कहा चौरी साहब, मैं वैसे ही नहीं था कह रहा जनाब, ये बड़ा डाढ़ा काम है। फिर गुस्सा चढ़ गया उसको। मैंने फिर क्या एक्शन, कहना था पीनो ते पारो, तो घबरा के कह दिया उसने भैनों ते भराओ। और मैंने कहा जनाबे आली, फिल्म बनानी है, चंदा नहीं इकट्ठा करना, भैनों ते भराओ, जरा नेड़े नेड़े आओ, जो तफी के दे जाओ। तो बाबियो, आप यकीन करोगे कि उसी को मैंने फिर हीरो रखा। अच्छा। जाहिर है उसने 3 कत्ल किए हुए थे, और ये फिक्रा भी नहीं मैं काट सका फिल्म से, क्योंकि चौथे कत्ल की वो मुझे कड़ी लगा बैठा हुआ था।
लेकिन हीरा साहब सिर्फ प्रोड्यूसर को आप क्यों इल्जाम दे रहे हैं? आप लोगों के पास भी तो कोई स्टोरी नहीं होती, कोई सिर पैर ही नहीं ना होता। ना बाबियो, चैलेंज ना करो, चैलेंज ना करो। अच्छा फर्ज करें हमने आपसे कोई, आज हम आपसे कहते हैं कोई फिल्म बनाए, आपके पास कोई स्टोरी है? लो जनाब, स्टोरी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे हाय 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 हाय, ओए हॉलीवुड का हीरा किथे बसां च मंजड़ वेचदा फिर। लो जी, पर्दा खुले है, टाइटल चले हैं, आखिरी टाइटल डायरेक्टेड बाय हीरा सुपर हिट गुजरा है। अच्छा, सिलट में से 25 घोड़े आए हैं। हाय अच्छा, हाय हाय, डक 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 डक। बस करें यार। नहीं, घोड़े पूरे आएंगे, 25 घोड़े पूरे आएंगे, जब तक फ्रेम नजर आ रहा है घोड़े जाएंगे। अच्छा लो जी, बैलों में से ऐसे घोड़े गुजरे हैं तो इधर से हीरोइन उठी है। अच्छा। हाय, हाय। अच्छा, ये हीरोइन उठी है तो ऊपर से हीरोइन का प्यो एकदम मिट्टी से भरा हुआ, जो जिसके ऊपर से घोड़े गुजर गए, वो ऐसे जख्मी हालत में कट करके हमने दिखाया है। अच्छा। तो हीरोइन ने कहा है बाबला, अच्छा, ओए बाबला, बाबला, ए जेड़ा तेनू मिद के लंघ गया है, ए लाला सही बाबला, लाला सही। कट करके हम बाप को दिखाते हैं तो बाप कहता है, ओए कर्मा वाली धीए, ओए वाज मार अपने लाले नू, ओए इनू वाज मार, इनू दस तेरा बाबल मर चली आई। कट करके हीरोइन दिखाती है तो बैलों में टर्न करती है तो आवाज देती है लाला। कट करके दिखाते हैं 25 घोड़े पूरे के पूरे टर्न करते हैं। ये था आज का हस्बयान। खुश रहे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। लो जी, कट करके मैंने दिखाया